चलो ध्यान दो। लास्ट क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में मेरे हिसाब से। हाँ, ये सब क्वेश्चन लास्ट क्लास में दे रखे थे, तो पहले इसका आंसर मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगर कोई डाउट होगा तो फिर पूछते चले जाना। ये सवाल दे रखा था, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब जो भी बेंजीन रिंग वाले पार्ट दे रखे हैं उन सारे के सारे बेंजीन रिंग वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है हम लोग को। तो इसमें कंपैरिजन करते वक्त जैसे सबसे पहले केवल आंसर मेंशन करेंगे, उसके बाद जिसको भी डाउट होगा आराम से पूछते चले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में जैसे आंसर होना चाहिए 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। सिम्मी, सोनाली, अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछते जाओ। सर 132 132 होना चाहिए। चलो अभी ध्यान दो। जैसे सबसे पहले वाले केस में OH ग्रुप दे रखा है और OH ग्रुप वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब आराम से रेजोनेंस में जा सकता है। और अगर रेजोनेंस में जा सकता है तो हम लोग पहले एटम पे अगर लोन पेयर होता है तो उसको प्लस एम इफेक्ट आराम से बोल सकते हैं। बाकी लोग भी इस चीज का ध्यान रखना। अगर कभी भी कोई ग्रुप के रेजोनेंस इफेक्ट वाले पार्ट की बात करते हैं, जैसे OH ग्रुप वाला पार्ट है और ये रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है मान लेते हैं, तो रेजोनेंस इफेक्ट शो करने का मतलब है पर हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ इसको अटैच करेंगे तो ये पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस होना चाहिए। और अगर उसमें भी फर्स्ट एटम पे अगर लोन पेयर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा तो हमेशा लोन पेयर बाहर डोनेट ही करेगा, और अगर बाहर डोनेट करेगा तो हम लोग आराम से इसको प्लस एम इफेक्ट के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। अगर पहले एटम पे मतलब किसी भी गिवन ग्रुप के पहले एटम पे अगर लोन पेयर है तो इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट ले सकते हैं। और अगर सिमिलर टाइप से अगर किसी भी गिवन ग्रुप के पहले एटम पे अगर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो वो जो ग्रुप वाला पार्ट होगा ये पूरा का पूरा ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो पहले एटम पे अगर लोन पेयर होगा तो उस केस में प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और अगर ग्रुप के पहले एटम पे अनसैचुरेशन होगा तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए चल सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले वाले केस में अपने पास OH ग्रुप है, तो बेंजीन से अटैच्ड ऑक्सीजन मतलब बेंजीन से अटैच जो भी ग्रुप था उस ग्रुप वाले पार्ट के पहले एटम पे लोन पेयर है। पहले तो रेजोनेंस शो कर ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा पहले एटम पे लोन पेयर है, अगर लोन पेयर इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट मेंशन करते हुए आराम से काम कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरे वाले केस में बेंजीन से जो अटैच्ड कार्बन है वो sp3 कार्बन है। अगर sp3 कार्बन है तो उस केस में जैसे एक तो पहले चेक कर लिया करेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है जो लास्ट क्लास में बताया भी था। जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग का नंबर आता है एरोमेटिसिटी का, फिर उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब जब भी कभी हम लोगों को GOC वाले पार्ट में एप्लीकेशन शो करना होगा या फिर एप्लीकेशन वाले पार्ट को डिस्कस करना होगा तो हमेशा कंपैरिजन करते वक्त सबसे पहला काम हम लोग एरोमेटिसिटी वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट को कंसिडर करेंगे, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपरकंजुगेशन और सबसे लास्ट में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट मेंशन करते हुए चलेंगे। तो अगर हम लोग इस ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहे हैं तो उस केस में हम लोगों को कंपैरिजन करते वक्त नॉर्मली इस ऑर्डर में ही सारे इफेक्ट को चेक करना है। मतलब पहले एरोमेटिसिटी चेक करो, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करो, फिर रेजोनेंस इफेक्ट चेक करो, फिर हाइपर कंजुगेशन चेक करो और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट चेक करना है। तो जैसे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं बेंजीन पे, ऐसा सवाल दे रखा कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर हम लोग बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एरोमेटिसिटी से कोई मतलब नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन के अमाउंट को डिस्कस करना है तो भी हम लोग कंपैरिजन करते वक्त हमेशा उस ऑर्डर का ध्यान रखते हुए काम करेंगे। मतलब सबसे पहला हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करेंगे, फिर उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट चेक करेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट। मतलब बेसिकली हम लोग ये देखेंगे
कि हम लोग के बेंजीन के ऊपर जो भी ग्रुप अटैच्ड है उन ग्रुप में कौन कौन से इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं। तो इफेक्ट को चेक करते वक्त हमेशा हम लोग उस मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपरकंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट उस चीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे OH था, तो OH में चेक किया कि मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो दिख रहा था कि पहले एटम पे लोन पेयर है, मतलब रेजोनेंस हो सकता है, और पहले एटम पे अगर लोन पेयर होता है तो उस चीज को हम लोग आराम से प्लस एम इफेक्ट बोल सकते हैं। अगर प्लस एम इफेक्ट हो गया तो बाकी इफेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट से हम लोग आराम से इसमें कंपैरिजन कर पाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा अगर इफेक्ट चाहिए होगा तब जाकर के हम लोग अगला इफेक्ट चेक करेंगे, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सेकंड वाले केस की बात करते हैं। सेकंड वाले केस में बेंजीन से अटैच्ड कार्बन के ऊपर CH3 दे रखा, तो रेजोनेंस तो शो नहीं कर सकता CH3 ग्रुप, मतलब हम लोग को CH3 का इफेक्ट देखना है बेंजीन के ऊपर। तो ये जो CH3 ग्रुप वाला पार्ट है ये रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर सकता। उसके अलावा मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट भी शो नहीं कर सकता, कोई कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को शायद मालूम होगा भी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन शो रेजोनेंस। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ CH3 डाल दे तो ये जो CH3 ग्रुप है ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं जा सकता है, मतलब ऐसे रेजोनेंस कर सकता है बेंजीन मॉलिक्यूल, बट बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप वाला पार्ट रेजोनेंस नहीं कर सकता। तो अगर रेजोनेंस नहीं कर सकता मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट भी बिल्कुल शो नहीं कर सकता। तो हम लोग आराम से हाइपर कंजुगेशन चेक कर सकते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं शो किया, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो किया, हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। तो अगर sp2 कार्बन से अटैच्ड, तो बेंजीन का जो कार्बन है वो sp2 होता है। sp2 कार्बन से अटैच्ड कार्बन अगर sp3 है, तो जिसको ब्लू से मार्क किया sp3 कार्बन है, अगर उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट तो आराम से हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर CH3 ग्रुप में एक इफेक्ट मेंशन कर लिए तो फिर हम लोगों को दूसरे इफेक्ट को अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग फिर अगले कंपाउंड पे बढ़ सकते हैं। थर्ड वाले केस में क्लोरीन दे रखा, तो क्लोरीन वाले पार्ट में पहले एटम पे लोन पेयर है, मतलब प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। तो रेजोनेंस शो कर सकता है, और रेजोनेंस वाले पार्ट में भी क्लोरीन वाला जो पार्ट है वो आराम से लोन पे रखे हुए है पहले एटम पे, इसका मतलब आराम से प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। लेकिन लास्ट क्लास में एक चीज बताया था और ये पॉइंट ध्यान रखने लायक होता भी है, हेलोजेंस के केसेस में जो माइनस आई इफेक्ट होता है, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हेलोजेंस वाले पार्ट के केसेस में जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लस एम। मतलब हेलोजेंस वाले पार्ट में प्लस एम और साथ ही साथ माइनस आई, ये दोनों इफेक्ट शो किए जा सकते हैं। तो इस केस में अगर दोनों इफेक्ट शो किए जा सकते हैं तो भी हेलोजेंस के केस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होता है एज कम्पेयर टू प्लस एम। तो जब हम लोग कोई भी नॉर्मल ग्रुप लेके चलेंगे तो नॉर्मल ग्रुप में प्लस एम इफेक्ट है तो भी माइनस आई होगा ही होगा। तो प्लस एम हो या माइनस एम हो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और कोई भी नॉर्मल ग्रुप लेके चले तो अगर वो प्लस एम शो कर रहा तो उसका माइनस आई इफेक्ट से प्लस एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होगा। मतलब एक ग्रुप प्लस एम भी शो कर रहा तो हमेशा माइनस आई शो करेगा, फैक्ट है। तो प्लस एम शो किया या माइनस एम शो किया हमेशा माइनस आई ही शो करेगा। अगर प्लस एम के साथ साथ माइनस आई शो कर रहा है तो प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट्स है। लेकिन अगर प्लस एम शो कर रहा तो इस केस में उसका प्लस एम वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा एज कम्पेयर टू माइनस आई। जबकि हेलोजन के केस में और नाइट्रोसो ग्रुप के केस में, इन दोनों पार्टिकुलर केसेस में जो माइनस आई वाला पार्ट है ये ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू प्लस एम। मतलब इन दोनों केसेस में हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे तो हाँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्लोरीन अगर दे रखा तो क्लोरीन वाले पार्ट में पहले एटम पे लोन पेयर है। अगर पहले एटम पे लोन पेयर है तो इसका मतलब प्लस एम भी शो कर सकता है, माइनस आई तो शो करेगा ही। लेकिन हेलोजन के केस में हम लोग का जो माइनस आई इफेक्ट है ये ज्यादा डोमिनेटिंग होगा एज कम्पेयर टू प्लस एम। तो जैसे अपने पास तीन ग्रुप्स थे, तीनों के इफेक्ट अलग अलग थे। पहले में प्लस एम, दूसरे में हाइपर कंजुगेशन, तीसरे में माइनस आई। जितने भी प्लस इफेक्ट है, प्लस इफेक्ट मतलब प्लस एम इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। मतलब इन तीनों इफेक्ट्स में बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी थर्ड नहीं, जितने ये प्लस इफेक्ट है
उन सब के केसेस में बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बेंजीन वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो पहले वाले केस में बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा क्योंकि प्लस एम इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ेगा। लेकिन थर्ड वाले केस में माइनस आई है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट डिक्रीज करेगा। तो पहले केस में और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जबकि तीसरे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। तो थर्ड सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये सबसे पहले बोल सकते हैं। उसके बाद पहले वाले केस में प्लस एम इफेक्ट है, दूसरे वाले केस में हाइपर कंजुगेशन। तो प्लस एम हो या हाइपर कंजुगेशन हो, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये सिंपल सी बात है। लेकिन अभी जस्ट ऊपर मेंशन किया था मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस होता है इफेक्ट का। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो अगर पहले वाले केस में प्लस एम है तो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, दूसरे वाले केस में हाइपर कंजुगेशन है तो उससे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। अगर ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है तो जितना प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतना हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगा। मतलब प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है और प्लस आई भी दे रहा है। लेकिन प्लस एम या एम इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा निकल के आएगा, फिर उसके बाद टू, और सबसे लास्ट में थर्ड वाले पार्ट की बात कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टू वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर टू का आंसर मेंशन कर रहे हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू में होना चाहिए, फिर वन में होना चाहिए, फिर उसके बाद फोर में होना चाहिए, और सबसे लास्ट में थ्री में होना चाहिए। ये अपना ऑर्डर निकल के आएगा प्लस एम का, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। क्वेश्चन नंबर, अरे यार नंबरिंग में गड़बड़ी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर कोई डाउट है। सर 4 और 3 में। चलो ये 4 और 3 पे ध्यान दो। इसका स्ट्रक्चर हम साइड में बना रहे हैं 4 और 3 वाले पार्ट में। एक तो सीरीज वाले पार्ट को यूज करना ही होगा, वैसे सारे ही कंपाउंड कंपेयर कर रहे हैं एक ही बार। OH है, दूसरा NH2 है, तीसरा यहाँ वाले पार्ट में OC डबल बॉन्ड O CH3 दे रखा, और लास्ट वाले केस में NHC डबल बॉन्ड O CH3 दे रखा। जैसे इन चारों केसेस में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहला काम तो है इफेक्ट पहचानो। तो बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप अटैच्ड है उसका इफेक्ट देखेंगे हम लोग। तो पहले वाले केस में OH अटैच्ड है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो अगर पहले एटम पे लोन पेयर है इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट आराम से बोल सकते हैं। मान लो दूसरे वाले केस की बात करते हैं, तो इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो बेंजीन से अटैच्ड पहले एटम के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब यहाँ भी प्लस एम इफेक्ट की बात कर सकते हैं। थर्ड वाले केस की बात करते हैं। बेंजीन से अटैच्ड जो ग्रुप है पूरा, उससे हमको मतलब नहीं होता, मतलब पूरे ग्रुप में क्या है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। बेंजीन से अटैच्ड पहले एटम को देखो, तो बेंजीन से अटैच्ड जो पहला एटम है इस पर लोन पेयर है, इसका मतलब आराम से प्लस एम इफेक्ट बोल सकते हैं। चौथे वाले केस में भी बेंजीन से अटैच्ड पूरे ग्रुप के पहले एटम पे केवल लोन पेयर है, इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट बोल सकते हैं। तो अगर ये चारों ग्रुप को कंसिडर करें तो चारों में प्लस एम इफेक्ट है। अगर चारों में प्लस एम इफेक्ट है मतलब प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। एक सेकंड। हाँ, प्लस एम वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से इंक्रीज करेगा। चारों प्लस एम है, चारों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब बेंजीन के रिस्पेक्ट में इन चारों केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। अगर कभी भी इफेक्ट सेम है, अगर कभी भी इफेक्ट सेम है तो उस केस में, विशाल सर, हाँ,
कभी भी इफेक्ट अगर सेम है तो उसके बाद फिर सीरीज वाले पार्ट को यूज करना है। मतलब अगर इफेक्ट अलग है तब तो दिक्कत नहीं, ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस से काम हो जाएगा। बट अगर इफेक्ट सेम है तो सीरीज के हिसाब से काम करो। तो सीरीज का मतलब हो गया प्लस में OH का ऑर्डर, NH2 का ऑर्डर, O C डबल बॉन्ड O CH3 का ऑर्डर और NH C डबल बॉन्ड O CH3 का ऑर्डर। इसके प्लस एम के ऑर्डर को कंपेयर करना होगा। और इन सब में सबसे हाईएस्ट प्लस एम NH2 का होता है, फिर उसके बाद OH वाले पार्ट का नंबर आता है, फिर उसके बाद NH CO CH3 वाले पार्ट का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में O C डबल बॉन्ड O CH3 का नंबर आता है। ये प्लस एम का सीरीज होता है, ठीक है। एक तो सीरीज याद रखना है थोड़ा, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए सीरीज याद होना जरूरी है। बाकी एक रिलेटिव कंपैरिजन कैसे करेंगे वो भी जस्ट मेंशन कर रहे हैं इसमें। तो खैर पहले सीरीज के हिसाब से काम कर लेते हैं। सबसे ज्यादा प्लस एम NH2 में है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन NH2 डोनेट करेगा। मतलब चारों ही प्लस एम है, चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्लस एम अगर NH2 में है, मतलब NH2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसिडर कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा 2 का नंबर आएगा। फिर उसके बाद OH का प्लस एम सबसे हाईएस्ट है, तो NH2 के बाद OH सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन के ऊपर बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला केस था NHC डबल बॉन्ड O CH3, इस वाले पार्ट में हम लोग ज्यादा प्लस एम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा। और सबसे लास्ट में फिर ये जो इफेक्ट में प्लस एम के इफेक्ट में फोर्थ नंबर पे जो है, ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। बढ़ाएगा ये भी, बट सबसे लीस्ट बढ़ा पाएगा। तो अगर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो आराम से ये ऑर्डर निकल के आना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। अब इसमें एक चीज है, जैसे रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें दो तीन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक तो मॉलिक्यूलर रेजोनेंस किस तरीके से शो कर सकता है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहला पार्ट, मान लो अगर हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, OH में और NH2 में कौन सा इफेक्ट है और ऑर्डर क्या होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस एम। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस एम। तो OH और NH2 दोनों प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये तो सबसे पहले डिसाइड हो गया। मतलब दोनों के दोनों ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, ये मालूम पड़ गया। अब अगर ऑर्डर कंपेयर करना है, तो जैसे प्लस एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो मालूम होगा सबको कि ऑक्सीजन वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहेगा। मतलब ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखना चाहेगा, वो डोनेट कम करना चाहेगा। तो O में एंड N में, मतलब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर को अपने पास रखने की टेंडेंसी में थोड़ा ज्यादा होगा, जबकि नाइट्रोजन आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जो ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा होगा उसका प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट ज्यादा होगा, ऐसा कंपेयर कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो मान लो सीरीज याद नहीं भी है तो भी इस तरीके से काम कर सकते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर लोन पे रखना चाहेगा, दूसरा वाला पार्ट आराम से डोनेट कर सकता है। बट उसमें ध्यान एक चीज का रखना, इस तरह का दूसरे साइड भी रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ऐसा केस दे रखा, O C डबल बॉन्ड O CH3, NH C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस केस में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो है, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं और भी रेजोनेंस कर रहा है। मतलब जैसे अगर हम लोग इसको किसी बाहर वाले कार्बन चेन से लगाते हैं, तो बाहर वाले से रेजोनेंस हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर भी रेजोनेंस कर पा रहा है। तो अगर अंदर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो जनरल कंसेप्ट मत अप्लाई कर देना कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो हमेशा कम माइनस ये कम प्लस एम शो करेगा। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, एक जनरलाइजेशन पे पुट कर रहे हैं हम लोग उस चीज को। लेकिन अगर जो ग्रुप है, अगर वो बाहर वाले कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस करेगा, मतलब जिस ग्रुप के ऊपर इफेक्ट देखना है उसके साथ रेजोनेंस करेगा, ये तो ठीक है। बट अगर अंदर वाले किसी भी ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो अंदर के रेजोनेंस की वजह से, जैसे ऐसा समझ लो इस चीज को कि मान लो एक रोटी है, ठीक है। पहले वाले केस में इन दोनों को कंपेयर करते हैं केवल, NH2 दे रखा और NH C डबल बॉन्ड O CH3 दे रखा।
और पता करना है कि दोनों कौन सा इफेक्ट शो करेगा और ऑर्डर ऑफ इफेक्ट बताना है। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस एम शो करेगा। दूसरे वाले केस में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका मतलब दूसरे वाले केस में भी प्लस एम शो करेगा। तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं दोनों प्लस एम शो करेंगे, ये तो पहला फिक्स हो गया। अब पॉइंट ये है कि NH2 ग्रुप में और ये NH C डबल बॉन्ड और CH3 में ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा या फिर प्लस एम को ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ये चीज पूछना है। तो जैसे ऐसा समझो कि पहले वाले केस में NH2 के पास एक लोन पेयर है जो बाहर वाले कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, मतलब प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। दूसरे वाले केस में भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जो बाहर वाले कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, तो दूसरे वाले केस में प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। अब पॉइंट ये है कि पहले वाले केस में हम लोग के पास एक लोन पेयर था नाइट्रोजन पे, दूसरे वाले केस में भी नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर है। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो तो एक ही है। अब अगर एक लोन पेयर है तो पहले वाले केस में केवल एक जगह रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब बाहर के कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस में जा रहा है पहले वाले केस में। जबकि दूसरे वाले केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो लोन पेयर वाला पार्ट कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस में तो जा ही रहा है, साथ ही साथ अंदर खुद भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो हम लोग जैसे जब भी कभी किसी ग्रुप के इफेक्ट की बात करते हैं, तो वो जो पूरा ग्रुप है वो पूरा ग्रुप किसी बाहर वाले कार्बन चेन पे कितना रेजोनेंस कर रहा है, हम लोग इसके हिसाब से काम करते हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप है NHCO CH3, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये पार्ट बाहर वाले कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस तो कर रहा है, बट कितना रेजोनेंस कर रहा है पहले वाले के रिस्पेक्ट में अगर ये कंपेयर करें, तो सिंपली ऐसा समझ लो जैसे NH2 में लोन पेयर है तो लोन पेयर को एक रोटी समझ लो। एक रोटी है, एक आदमी को खाना है, मतलब C डबल बॉन्ड C जो है, तो एक रोटी था एक आदमी को खाना है, तो कंप्लीट रोटी खा जाएगा। लेकिन अगर दूसरे वाले केस की बात करें, तो दूसरे वाले केस में हम लोग के पास अभी भी एक ही रोटी है। एक रोटी होने का मतलब हम लोग के पास जो लोन पेयर है वो अभी भी एक है, लेकिन लोन पेयर वाले पार्ट को दो जगह जाना है, मतलब एक रोटी है और दो लोगों को खाना है। तो अगर एक रोटी दो लोगों को खाना है, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, 50-50 की बात नहीं कर रहा है कि 50% राइट में जाएगा 50% लेफ्ट में जाएगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट एक लोन पेयर है या एक रोटी है और दो लोगों को खाना है, तो कुछ तो एक आदमी खाएगा ही खाएगा। तो उस तरह से अगर कंपैरिजन करें हम लोग, तो जैसे पहले वाला जो केस है, पहले वाले केस में एक ही लोन पेयर था और एक ही जगह रेजोनेंस में जाता है। इसका मतलब ऐसा बोल सकते थे कि यहाँ रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, मतलब बाहर वाले कार्बन चेन के साथ जिस ग्रुप को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसका रेजोनेंस ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही लोन पेयर था एक ही जगह रेजोनेंस में जाना था। जबकि दूसरे वाले केस में ये जो पूरा ग्रुप दे रखा है, ये ग्रुप के अंदर लोन पेयर तो है, रेजोनेंस में भी बराबर जाएगा, जितना पहले वाले केस में लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा था उतना ही दूसरे वाले केस में है। लेकिन ये लोन पेयर बाहर वाले पार्ट के साथ रेजोनेंस में कम जा रहा है अंदर वाले पार्ट के साथ रेजोनेंस होने की वजह से। मतलब पहले भी एक रोटी खत्म हो रहा था, अभी भी एक रोटी खत्म हो रहा है, तो लोन पेयर अभी भी बराबर रेजोनेंस में जा रहा है। एक लोन पेयर पहले में भी रेजोनेंस में जा रहा था, दूसरे में भी रेजोनेंस में एक लोन पेयर जा रहा था, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो एक रोटी था पहले वाले केस में केवल एक ही आदमी खा रहा, जबकि दूसरे वाले केस में दो आदमी खा रहा। तो इसका मतलब ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये जितना लोन पेयर खा रहा होगा ये थोड़ा कम खा रहा होगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए चल सकते हैं। तो जैसे मान लो इसको अलग तरीके से फिर से कंपेयर करें, तो ये पहला केस हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा केस लेके चल रहा है। अब इसमें जैसे कंपेयर करेंगे तो इसको इस तरीके से हम लोग बोलते हुए काम करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर एक जगह रेजोनेंस में जा रहा, तो आराम से रेजोनेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले केस में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा, तो यहाँ भी आराम से रेजोनेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। थोड़ा लाइट चला गया भाई, चलो ध्यान दो। हाँ,
तो जैसे इस वाले केस की बात करें अगर हम लोग, तो इस केस में जैसे पहले वाले केस में एक ही लोन पेयर है और एक जगह रेजिडेंस में जा रहा है, मतलब एक ही रोटी था, एक ही जगह जा रहा है। जबकि दूसरे वाले केस में ये जो लेफ्ट साइड में कार्बन चेन है, यहाँ तो रेजिडेंस हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर क्योंकि अंदर भी रेजिडेंस कर सकता था, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही रेजिडेंस चल रहा है, तो ये जो राइट साइड का रेजिडेंस हाईलाइट किए हैं, इस राइट साइड के रेजिडेंस की वजह से बाहर साइड का रेजिडेंस कम होगा। एक ही लोन पेयर है, दो जगह जाना है, तो इस केस में पहले वाले केस में एक ही जगह जा रहा था तो ज्यादा रेजिडेंस में जा रहा था लोन पेयर, मतलब जो NH2 है वो बाहर वाले कार्बन चेन के साथ ज्यादा रेजिडेंस आराम से कर रहा था। जबकि दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बाहर थोड़ा कम रेजिडेंस में जाएगा क्योंकि अंदर का रेजिडेंस वाला पार्ट इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि NH2 वाला पार्ट बाहर वाले कार्बन चेन के साथ ज्यादा रेजिडेंस शो करेगा। अगर ज्यादा रेजिडेंस शो करेगा तो इसका प्लस एम इफेक्ट वाला पार्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टू। एक रिलेटिव कंपैरिजन करने का तरीका है। और जब हम लोग OCO-CH3 NH3 डबल बॉन्ड OCH3 के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो ये पार्ट आराम से ज्यादा प्लस एम शो करते हुए काम कर सकता है। तो जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा केवल सीरीज ही याद रखना है, भी और भी क्वेश्चन कराएंगे तो किस कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे मान लो कि एक और ये केस लेके चलते हैं कि इन दोनों में ज्यादा प्लस एम कौन शो करेगा। मान लो ये दोनों केसेस लेके चलते हैं, ये दोनों में कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है और ज्यादा कौन शो करेगा। वैसे मान के चल रहे हैं कि प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि जो ग्रुप दे रखा उस ग्रुप वाले पार्ट के पहले एटम पे लोन पेयर है। तो अगर ग्रुप के फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। दूसरे वाले केस में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। एक सेकंड लाइन पे थोड़ा। हाँ, तो दोनों केसेस में पहले एटम वाले पार्ट में नाइट्रोजन है और दोनों में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। अब ये देखना है कि दोनों में ज्यादा प्लस एम कौन शो कर सकता है। तो जैसे एक चीज है, अगर हम लोग पहले वाले कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाए तो रेजोनेंस हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाए तो भी यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फर्स्ट वाला केस में जो ग्रुप है और दूसरे वाले केस का जो ग्रुप है, ये दोनों इफेक्ट में आराम से रेजोनेंस शो कर सकता है। बट अगर कंपैरिजन करें तो पहले वाले केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस में तो जा सकता है, साथ ही साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। मतलब एक लोन पेयर है, दो जगह रेजोनेंस में जाना है, एक रोटी है, दो लोगों को खाना है। फिर उसके बाद दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, और नीचे भी एक और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। तो एक ही लोन पेयर है, तीन जगह जाना है, मतलब एक ही रोटी है, तीन आदमी को खाना है। तो डेफिनेटली एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि पहले वाले केस में जो लोन पेयर है वो कार्बन चेन के साथ, मतलब बाहर वाले कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस में तो जाएगा, लेकिन अंदर के रेजोनेंस की वजह से बाहर वाले पार्ट का रेजोनेंस थोड़ा डिक्रीज करेगा। जबकि दूसरे वाले केस की अगर बात करें तो बाहर रेजोनेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अंदर दो जगह रेजोनेंस है, तो दो जगह रेजोनेंस की वजह से बाहर का रेजोनेंस और ज्यादा डिक्रीज करेगा। जैसे पहले वाले केस में अंदर एक ही जगह रेजोनेंस था, तो एक जगह रेजोनेंस होने की वजह से बाहर का रेजोनेंस थोड़ा डिक्रीज किया। तो सेकंड वाले केस में वही लोन पेयर अब दो जगह रेजोनेंस में जा रहा है, तो ग्रुप के अंदर ही जितना रेजोनेंस में जाएगा, बाहर वाले को रेजोनेंस में उतना ही कम लोन पेयर देना शुरू करेगा। तो इस केस में सेकंड वाले केस में भी प्लस एम है, फर्स्ट वाले केस में भी प्लस एम है, लेकिन मॉलिक्यूल के विद इन थोड़ा कम रेजोनेंस था, और मॉलिक्यूल के विद इन सेकंड वाले केस में ज्यादा रेजोनेंस था। ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से बाहर वाले के साथ रेजोनेंस घट गया, और अगर रेजोनेंस घट गया तो इसका मतलब हम लोग आराम से ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर वाले के साथ रेजोनेंस जितना कम होगा, उस केस में मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। तो ये जो ग्रुप है पहला, इसका मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट ज्यादा निकल के आएगा एज कम्पेयर टू सेकंड। रिलेटिव कंपैरिजन है, इस चीज को बस सीखते जाओ, इस चीज को धीरे धीरे करके अप्लाई करना है आपको। चलो ध्यान दो, मान लो एक और केस लेके चलते हैं कि इन दोनों में
माइनस एम इफेक्ट कंपेयर करना है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि माइनस एम इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ एच और दूसरे वाले पार्ट में सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो अगर किसी भी गिवन ग्रुप के पहले एटम पे अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो उस केस में आराम से हम लोग माइनस एम इफेक्ट बोल सकते हैं। तो एक चीज तो फिक्स है कि दोनों जो ग्रुप है वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ग्रुप के पहले एटम पे लोन पेयर है तो प्लस एम, अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन है तो माइनस एम, ऐसा आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। पहला चीज। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर इसके माइनस एम इफेक्ट को कंपेयर करना है, तो प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट सिंपली एक गिवन ग्रुप के बाहर वाले कार्बन चेन के साथ कितना रेजोनेंस है इस पर डिपेंड करता है। बाहर वाले पार्ट के साथ ज्यादा रेजोनेंस तो उतना ही ज्यादा प्लस एम इफेक्ट, और अगर माइनस एम टाइप के ग्रुप है तो उतना ही ज्यादा माइनस एम इफेक्ट। मतलब कोई एक प्लस एम ग्रुप है तो ऐसा नहीं हो सकता प्लस एम और माइनस एम दोनों हो। इस तरह के ग्रुप केवल हेलोजन और नोबल गैस, ये नाइट्रोसो है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इन जनरल अगर कोई एक ग्रुप है तो आइदर वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा या फिर वो केवल माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, दोनों नहीं शो कर सकता एक टाइम पे। तो अगर अपने पास कोई भी एक ग्रुप है जो प्लस एम शो कर रहा है तो केवल प्लस एम शो करेगा। तो सिंपली जो भी ग्रुप है वो बाहर वाले कार्बन चेन के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा उतना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो सिमिलर टाइप से कोई भी माइनस एम ग्रुप अगर है तो उस केस में माइनस एम वाला पार्ट बाहर वाले कार्बन चेन के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा उतना ज्यादा माइनस एम इफेक्ट आराम से बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर दोनों को कंपेयर करना था कि दोनों का माइनस एम में ज्यादा कौन सा है, तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच कर दिया दोनों में। तो एक चीज तो देखिए मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे वाले केस में भी रेजोनेंस हो रहा है, तो माइनस एम इफेक्ट तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज देखो, जो सेकंड वाला केस है, इस सेकंड वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से इस पार्ट में भी रेजोनेंस होगा जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा समझ लो सेम चीज है रोटी वाला कंसेप्ट, लेकिन इस पार्ट के लिए है जो अनसैचुरेशन दे रखा उसके लिए। ये पहले वाले केस में एक अनसैचुरेशन है, मतलब एक रोटी है और एक ही जगह जाना है, मतलब एक ही आदमी को खाना है। दूसरे वाले केस में भी एक अनसैचुरेशन है, मतलब एक रोटी है लेकिन दो जगह जाना है, इसका मतलब दो लोगों को खाना है। तो एक ही रोटी है, दो लोगों को खाना है, इसका मतलब पहले वाले आदमी को थोड़ा रोटी कम मिलेगा। तो एक ही डबल बॉन्ड है, दो जगह रेजिडेंस में जाना है, इसका मतलब सेकंड वाले केस में अंदर के रेजिडेंस होने की वजह से, मतलब ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन है, ये अंदर के रेजिडेंस होने की वजह से जो बाहर का कार्बन चेन है यहाँ का रेजिडेंस थोड़ा घट जाएगा। और बाहर के कार्बन चेन के साथ जितना रेजिडेंस कम होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट उतना ही, मतलब जो मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट है उतना ही कम इफेक्टिव रहेगा या फिर उतना ही कम स्ट्रेंथ रहेगा उस चीज का। तो CHO में और COH वाले पार्ट में दोनों माइनस एम शो करेगा, लेकिन जो COH में अंदर का रेजिडेंस है लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इसके रेजिडेंस की वजह से बाहर का रेजिडेंस घटेगा, मतलब माइनस एम इफेक्ट वाला पार्ट आराम से डिक्रीज करेगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। मान लो एक और सवाल कंपेयर करते हैं। CONH2 और दूसरा COOH, और दोनों को कंपेयर करते हुए देखना है कि माइनस एम इफेक्ट वाला पार्ट का ऑर्डर क्या होगा। एक चीज तो है माइनस एम इफेक्ट दोनों शो कर रहा है, डायरेक्टली बोल दे रहे हैं। दोनों केसेस में पहले एटम पे अनसैचुरेशन है, अगर पहले एटम पे अनसैचुरेशन है मतलब दोनों केसेस में माइनस एम इफेक्ट ही शो करेगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद अगर हम लोग पहले एटम पे अनसैचुरेशन लेके चल रहे हैं, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाए तो आराम से बाहर वाले पार्ट के साथ रेजोनेंस हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों कंपाउंड बाहर वाले कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस शो कर सकते हैं, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट में माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है, पहला चीज। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो अंदर भी रेजोनेंस शो कर सकता है, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो दूसरे वाले केस में भी अंदर रेजोनेंस शो कर सकता है। तो उसको ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग कि अंदर के रेजोनेंस की वजह से बाहर वाले पार्ट का रेजोनेंस थोड़ा कम होगा। सेकेंड वाले केस में भी अंदर के रेजोनेंस की वजह से बाहर वाले पार्ट में रेजोनेंस थोड़ा कम होगा। मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब केवल अगर ये ग्रुप होता, मतलब केवल ऐसा होता C डबल बॉन्ड O,
इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो दोनों केसेस में बाहर वाले के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, दोनों केसेस में डिक्रीज कर रहा है, मतलब दोनों ग्रुप्स का माइनस एम इफेक्ट ये CHO वाले पार्ट से कम होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि इन दोनों ग्रुप में आपस में माइनस एम का ऑर्डर क्या है। तो जैसे एक चीज देखो, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में आराम से भेज सकता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसको हम रेड से हाईलाइट कर रहे हैं। पहले वाले मॉलिक्यूल में ये जो रेड वाला पार्ट है, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो कि आराम से रेजोनेंस में जा सकता है, जबकि दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये उतने आराम से रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो जो रेड वाला पार्ट है पहले वाले मॉलिक्यूल में, इधर रेजोनेंस रिलेटिवली ज्यादा होगा या ज्यादा आराम से होगा, जबकि ग्रीन वाले पार्ट में रेजोनेंस ज्यादा नहीं होगा। तो जब हम लोग रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसमें सारे पार्ट को देखते हुए चलना होगा। जैसे रेड वाले साइड में, मतलब पहले वाले मॉलिक्यूल में जो अंदर रेजोनेंस है नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ वो ज्यादा है, तो अंदर का रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा इसका मतलब बाहर वाले पार्ट का रेजोनेंस उतना ही कम होगा। जबकि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में उतना ज्यादा नहीं जाएगा, तो अगर उतना ज्यादा नहीं जाएगा इसका मतलब यहाँ अंदर का रेजोनेंस पहले वाले मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है। तो रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले वाले मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में यहाँ अंदर का रेजोनेंस थोड़ा कम है। तो अगर अंदर का रेजोनेंस थोड़ा कम है मतलब बाहर का रेजोनेंस रिलेटिवली ज्यादा निकल के आएगा। और बाहर के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उस केस में आराम से हम लोग एम इफेक्ट उतना ही ज्यादा कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन रिलेटिवली एक चीज देख के मालूम पड़ा कि फर्स्ट वाले पार्ट में जो ग्रुप का बाहर वाले कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस है वो रेजोनेंस वाला पार्ट थोड़ा कम है, जबकि सेकंड वाले केस में थोड़ा ज्यादा है। तो इसका मतलब COOH वाले पार्ट का जो माइनस एम इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा निकल के आएगा एज कम्पेयर टू CONH2। तो ये जो तरीका है ये रिलेटिव कंपैरिजन का तरीका है। ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे मॉलिक्यूल में चीज फिट बैठेगा, हमेशा फिट बैठने की चीज नहीं है, कुछ तो सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे ग्रुप सिमिलर टाइप के हैं वहां पे इस चीज को हम लोग कंपैरिजन करने के लिए, मतलब रिलेटिव पार्ट को कंपैरिजन करने के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करना, ये मतलब एक ही बार में नहीं सीख सकते। अगर तुमको दिक्कत होगा तो वीडियो लेक्चर देखना, वापस से देख लेना और उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। मतलब ये चीज एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीसरे बार करेंगे तो अपने आप से सीक्वेंस ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। बाकी जो मेडिकल वाले लोग हैं 12th के, तुम लोगों को भाई ये चीज बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, मतलब जनरलाइजेशन यूज नहीं करना है, तुमको याद ही रखना है सीरीज, क्योंकि तुम्हारे पास इतना जनरलाइजेशन करके याद रखने का टाइम नहीं होता या फिर कंपेयर करने का टाइम नहीं होगा। तुमको सीधा सीरीज याद रखो और उसके बेसिस पे कंपेरिजन करना शुरू करो। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, इसको छोड़ते हैं सर फिर हम लोग। हाँ बोलो। सर ये क्लोरीन प्लस एम माइनस एम दोनों शो करता है ना? प्लस या माइनस हम दोनों शो कर सकते हैं, हाँ। तो इसीलिए क्यों? तो इसका माइनस आई इफेक्ट वाला पार्ट ज्यादा होता है। क्लोरीन वाले पार्ट को अगर लेके चले तो क्लोरीन में पहले एटम पे लोन पेयर है, और पहले एटम पे लोन पेयर होता है मतलब प्लस इफेक्ट शो कर सकता है। और दूसरा, क्लोरीन की बात नहीं कर रहे हम लोग, इन जनरल थर्ड पीरियड या उसके बिलो की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पीरियड या अगर बिलो का एलिमेंट है तो आराम से वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। तो जब ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो माइनस इफेक्ट बोलते हैं। तो इस केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में होता है, और उस तरह की चीज को हम लोग रेजोनेंस के फॉर्म में आराम से माइनस इफेक्ट बोलते हैं। तो इसीलिए जैसे ये काम केवल क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन भी कर सकता है, आयोडीन भी कर सकता है, सल्फर वाला पार्ट भी कर सकता है। सबके ऊपर लोन पेयर है मतलब प्लस एम शो करेगा, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो माइनस एम भी आराम से शो करता हुआ काम करेगा। इस एक चीज का ध्यान रखना होता है। और कोई डाउट है किसी को? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये ऑर्डर होना चाहिए 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। और कंपैरिजन करते वक्त सबसे पहले तो सारे इफेक्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप अटैच्ड है CH3, तो ना रेजोनेंस शो करेगा, तो रेजोनेंस शो नहीं कर रहा तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो नहीं करेगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। पहला चीज छोड़ दिया। दूसरा, हाइपर कंजुएशन पे गए तो बेंजीन से अटैच्ड जो कार्बन है
वो sp3 कार्बन है। अगर sp3 कार्बन है तो अल्फा कार्बन बनेगा और उससे अटैच 3 हाइड्रोजन फ्री प्रेजेंट है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ऐसा बोल सकते हैं। दूसरे वाले केस में बेंजीन से अटैच्ड कार्बन sp3 हो गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं। और थर्ड वाले केस में बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पे हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं। तो जब तीनों मॉलिक्यूल्स में एग्जैक्टली सेम इफेक्ट है तो इफेक्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा। तो जैसे तीनों में अगर हाइपर कंजुगेशन है तो इसका कोई सीरीज नहीं होता, हाइपर कंजुगेशन में केवल डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन होता है, उसी से हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो पहले वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन, लास्ट वाले केस में 1 हाइपर कंजुगेशन आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा, मतलब हाइपर कंजुगेशन हमेशा डोनेटिंग इफेक्ट है, तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उस केस में उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, मतलब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा आएगा। तो पहले वाले केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरे वाले केस में इफेक्ट थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरे वाले केस में इफेक्ट और कम हुआ, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन आराम से 1 2 3 कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली भूल जाते हैं कि कार्बन चेन अगर बेंजीन से अटैच्ड है तो हाइपर कंजुगेशन है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, इसको स्टार मार्क करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। 7 नंबर क्या 7 को बता दीजिए। 7 वाले पार्ट को बता देंगे, चलो ध्यान दो। जैसे NO2 है तो NO2 तो याद रखना भी है, याद हो भी जाएगा। NO2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम इफेक्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो माइनस एम अगर है तो माइनस आई लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले केस में 1 NO2 तो 1 माइनस एम, दूसरे वाले केस में 2 NO2 है, इसका मतलब 2 माइनस एम, और तीसरे वाले केस में 3 NO2 है, तो इसका मतलब 3 माइनस एम। तो 1 माइनस एम इलेक्ट्रॉन घटाएगा, 2 माइनस इलेक्ट्रॉन और ज्यादा घटाएगा, 3 माइनस एम इलेक्ट्रॉन और ज्यादा घटाएगा। तो सबसे एक तो तीनों में इलेक्ट्रॉन घट रहा है, पहले में भी इलेक्ट्रॉन घट रहा, दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन घट रहा, तीसरे में भी इलेक्ट्रॉन घट रहा। बट उसको ऐसा समझ लो, जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन 100 था, पहले वाले केस में 1 माइनस एम था, तो मान लेते हैं कि 20 से इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो पहले वाले केस में 80 आया। दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रॉन 2 था, मतलब 2 माइनस एम था, तो 40 घटेगा, मतलब 60 हो गया। तीसरे वाले केस में 100 में 3 माइनस एम है, तो 60 इलेक्ट्रॉन घटा दिए, 40 बचा। तो जितना ज्यादा माइनस एम होगा उस केस में इलेक्ट्रॉन उतना ही कम होता जाएगा। तीनों में इलेक्ट्रॉन घट रहा है, लेकिन जिसमें ज्यादा माइनस एम है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब थर्ड में इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट होगा, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट होगा। हाँ फाइनली समझ में आया? यस ये सर। मेटा पोजीशन पे माइनस एम लगेगा। हाँ, हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप के वजह से दूसरे का इफेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि एक ग्रुप के ऊपर दूसरे का क्या इफेक्ट है, वो स्टेबिलिटी में कंपेयर करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग दोनों का इफेक्ट बेंजीन के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। अगर NO2 है तो मेटा पोजिशन पे हो, पारा पोजिशन पे, उससे मतलब नहीं होता। ग्रुप बेंजीन के ऊपर तो रेजोनेंस शो कर ही रहा है, तो अगर ग्रुप मेटा पोजिशन पे है तो भी बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस शो कर रहा, अगर ऑर्थो पोजिशन पे है तो भी बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस शो करेगा, अगर पारा पोजिशन पे है तो भी बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस शो करेगा। बस डिफरेंस ये होगा कि जब ग्रुप ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे होंगे तो उस टाइम पे एक ग्रुप दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब अगर ये NO2 वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे पारा पोजिशन पे डालते हैं तो एक NO2 दूसरे के रेजोनेंस को थोड़ा इफेक्ट करता है, बट मेटा पोजिशन पे दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। बेंजीन के ऊपर हमेशा इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, बेंजीन को लेकर टेंशन नहीं है, बेंजीन के ऊपर हमेशा ही इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। जितने ग्रुप होंगे वो डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, लेकिन वो ग्रुप आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, जो हम लोग ऑर्थो एंड पैरा वाले पार्ट की में बात करते हैं। बाकी लोग इस चीज को आगे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अगले टॉपिक में इस चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में ऑर्डर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का 1 लेस देन 2 लेस देन 3। 9 में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलो अभी 9 नंबर में कोई डाउट है तो पूछ लो।
चलो ध्यान दो, 9 नंबर में अगर डाउट नहीं है, सॉरी वही 8 नंबर वाला पार्ट, फिर उसके बाद 9 नंबर। 8 नंबर में अगर कोई डाउट नहीं है तो 9 नंबर में चलते हैं। वैसे 9 नंबर का हम ऑर्डर मेंशन कर रहे हैं, लेकिन इसको इसमें अगर कोई डाउट होगा तो खुद से एक बार सोच के देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंपेयर करेंगे। ठीक ठीक सवाल दे रखा। इसमें ऑर्डर में सबसे ज्यादा सेकंड होना चाहिए, फिर थर्ड होना चाहिए, फिर फर्स्ट होना चाहिए। ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर निकल के आएगा। तो वो ट्राई करके देखना है इसको, अगर आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो ट्राई करके सोचना है एक बार घर पे फिर से, इसका कंपैरिजन हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है। चलो भाई, इसके बाद जो हम लोग को अगला हेडिंग डिस्कस करना होता है वो चीज है स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके जितने टाइप के केसेस हो सकते हैं तो सारे केसेस को बहुत ही प्रॉपरली ढंग से समझते जाना। कोई भी पार्ट में डिफिकल्टी होगा तो आराम से पूछते जाना, क्योंकि इस टॉपिक को अगर ढंग से कर लिया तो बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत आसानी से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत निकलने के नहीं आने वाला है। इस टॉपिक को हम लोग आराम से धीरे धीरे ही करेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ आयंस की बात करेंगे तो आयंस वाले पार्ट में मालूम होगा तुम लोगों को दो तरह का पार्ट हो सकता है, कटायन वाला पार्ट और दूसरा अनायन वाला पार्ट। तो कटायन और अनायन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस केस में जैसे दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे किसका बैकग्राउंड चल रहा है, मतलब बैकग्राउंड। जैसे कटायंस और अनायंस की जब हम लोग बात करेंगे तो अपने पास दो पार्ट होगा, ठीक है। कटायंस वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है, अनायंस में नेगेटिव चार्ज। तो जैसे दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं तो उससे हम लोग एक चीज रिलेट कर सकते हैं। जैसे बचपन से चीज सुनते आ रहे हैं ना कि कोई भी एटम से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो उधर पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई भी एटम के ऊपर अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कोई एटम था, अगर वहां से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग हटा दिए तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अगर ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ए वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का है, ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, डिफिशियंसी निकल के आ रहा है। और अगर हम लोग किसी एक एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो जितना इलेक्ट्रॉन होना था उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो जैसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इसको बाहर से जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ही इसका डिफिशियंसी कम होना शुरू होगा। जैसे होता है ना कि हम लोग को दवाई खाने मतलब कोई भी विटामिन का कमी होता है, विटामिन डिफिशियंसी होता है, तो हम लोग दवाई खाते हैं ताकि डिफिशियंसी दूर हो जाए। तो हम लोग जितना भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा उस पर जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दें, मतलब कोई भी उसमें ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएंगे उस केस में उस एटम का जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दूर होगा। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। मतलब एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स होंगे उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जबकि दूसरे वाले केस को अगर लेके चले तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा, मतलब ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जितने इलेक्ट्रॉन है उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना भी खराब है, कम इलेक्ट्रॉन होना भी खराब है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कोई भी ग्रुप अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब कोई भी ग्रुप अगर ए से अटैच्ड है वो अगर इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन घटेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर घटेगा तो उस केस में स्टेबिलिटी वाला पार्ट बढ़ता हुआ आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है मतलब सीधा आप कटायन के फॉर्म में ही बात करेंगे। अगर कटायन है तो कटायन को जितना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कटायन वाले पार्ट को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, उसका स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। और दूसरा अनायन वाला पार्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वहां से इलेक्ट्रॉन खींच के उसके इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे, उसका स्टेबिलिटी वाला पार्ट बढ़ाएंगे। लेकिन अनायन में एक और रूल ध्यान रखना होता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले पार्ट में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसमें दोनों को अलग अलग पार्ट के फॉर्म में मेंशन कर लो। जैसे पहला पार्ट
कटायन को कंपेयर करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को मेंशन करो, उसके बाद फिर हम लोग अनायन वाले पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, नोट करना शुरू करो। They are electron deficient species. Electron donating group increases the stability of cations. Electron donating groups increases the stability of cations. उसमें एक और चीज नोट कर सकते हैं वैसे, if only one atom is present, if only one atom is present, then compare the stability using electronegativity. Using electronegativity. इस सेकंड वाले केस को हम लोग यहीं पे मेंशन कर रहे हैं, बाकी केस को हम लोग बाद में मेंशन करेंगे। चलो अभी ध्यान दो, मान लो जैसे Cl प्लस और F प्लस को कंपेयर करने बोला है कि Cl प्लस और F प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो एक एक सिंगल एटम के ऊपर कटायन दे रखा है यहाँ पे। अगर इस तरह का केस होगा तो उस केस में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को यूज करके आराम से चल सकते हैं। और फ्लोरीन और क्लोरीन वाले पार्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो F वाला पार्ट अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर स्टेबिलिटी कम होगा। उस पर ऐसा समझ लो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नॉर्मली बोला जा सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, तो उस केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ये भी एक रूल के जैसा कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये रूल तब कंसिडर करना है जब हम लोग कंपैरिजन करते वक्त केवल एक सिंगल एटम वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो एग्जांपल नोट कर लो इस चीज का। और उसके बाद मेंशन कर लेना अनायन। अनायन का केस काफी यूनिक रहेगा और इम्पोर्टेंट भी होता है, और इसमें भी दो रूल्स लेकर के हम लोग चलते हैं, जिसमें पहला रूल एक तो ऐसा मेंशन कर लेते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे, और उसमें कंपैरिजन करते वक्त इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, if negative charge is present on different atoms, if negative charge is present on different atoms, then compare using size or electronegativity. Then compare using size or electronegativity. अगर नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पे हुआ तब उस केस में हम लोग कंपैरिजन करते वक्त साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट के रूल को फॉलो करेंगे। और उसमें भी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा था तो उस चीज में मेंशन किया था कि हम लोग अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं,
तो इस केस में मेंशन कर रहा है along the पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट चलेगा, और उसमें मेंशन कर सकते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब स्टेबिलिटी वाला पार्ट ज्यादा होगा। तो अलोंग द पीरियड हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप हम लोग साइज का फैक्टर लेते हैं, याद होगा शायद सब लोगों को, और बड़े एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो उस केस में लार्जर साइज या फिर हायर साइज ऑफ एटम, तो इस केस में स्टेबिलिटी वाला पार्ट उतना ही ज्यादा कंसिडर किया जा सकता है। मतलब अलोंग द पीरियड जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे, बट अगर डाउन द ग्रुप कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग फिर साइज वाले पार्ट के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। जितना बड़ा एटम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल, अलोंग द पीरियड जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल। ये अपने कंपैरिजन करने का सिंपल सा तरीका होगा, इस एक चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। नोट करो नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को। चलो नोट कर लिया होगा तो इसमें सेकंड वाले रूल पे जाते हैं। इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट on the same atom, then consider the electronic effects और इसमें ये चीज मेंशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन withdrawing group increases stability of anions। अनायंस मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो कोई भी ग्रुप अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला पार्ट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला पार्ट स्टेबिलिटी घटा देगा। पहले उसे इलेक्ट्रॉन था, अभी और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पार्ट, सॉरी जो स्टेबिलिटी वाला पार्ट है वो डिक्रीज करेगा। उसका जस्ट उल्टा पार्ट है कटायन वाले पार्ट में। कटायन में दे रखा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, और साथ साथ ऐसा भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे नोट करना है तो, एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कटायन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कटायन का स्टेबिलिटी घटाएगा। और अनायन में जस्ट उल्टा है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अनायन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो कटायन वाले पार्ट का स्टेबिलिटी घटा देगा। ऐसा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला पार्ट अनायन का स्टेबिलिटी घटा देगा। सेम टाइप का कंसिडरेशन है, केवल अलग अलग चार्जेस के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो अनायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ने की जगह पे डिक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स वाले पार्ट में तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही काम करो। कंपेयर द स्टेबिलिटी of the following ions।
compare the stabilities of the following ions. नोट कर जा रहा पार्ट। चलो भी ध्यान दो, जैसे मान लो यहाँ पे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस दे रखा, तो अनायन को कंपेयर करना है और अनायन में रूल लिखवाया था, अगर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट एटम, तो डिफरेंट एटम के केस में हम लोग साइज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज है और आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब अलग अलग एटम्स के ऊपर माइनस चार्ज है। अगर अलग अलग एटम्स के ऊपर माइनस चार्ज है तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, साइज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल की बात करेंगे। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम लोग। अलोंग द पीरियड हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, डाउन द ग्रुप हम लोग साइज का फैक्टर देखते हैं। तो डाउन द ग्रुप अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग साइज वाले पार्ट के फैक्टर को कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। मतलब साइज के हिसाब से स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में जो एटम सबसे बड़ा साइज का होगा तो उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो जैसे I माइनस वाले पार्ट का साइज सबसे बड़ा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आराम से 4 3 2 1 कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे। नोट मत करो अभी, आगे ध्यान दो। मान लो जैसे CH3 माइनस दे रखा, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, और इन चारों में कंपेयर करना है। तो फिर से सेम चीज, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, मतलब अलग अलग एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर अलग अलग एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही रूल फॉलो करेंगे। अभी भी जब तक एटम सेम नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम लोग आराम से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सारे एक ही पीरियड में आते हैं, एक लाइन से आते हैं। तो अगर अलोंग द पीरियड का केस है तो हम लोग फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूल के हिसाब से काम करेंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर लास्ट में CH3, मतलब फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ऑक्सीजन वाले पार्ट के वजह से OH माइनस में नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर नाइट्रोजन का नंबर आएगा तो फिर सॉरी नाइट्रोजन का नंबर आएगा तो हम लोग, एक सेकंड यार, फिर नाइट्रोजन का नंबर आएगा तो हम लोग आराम से वहां पे थर्ड नंबर पर चीज को डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट रहेगा। तो जब अलग अलग एटम्स होंगे तो हम लोग इस तरीके से आराम से कंपैरिजन करते हुए चल सकते हैं। बाकी इन रूल्स का एक बार थोड़ा ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में केवल क्वेश्चंस का ही डिस्कशन चलेगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा। तो अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग डिस्कशन करेंगे। सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बेंजीन से रिलेटेड पार्ट नहीं रहेगा, वो सारा का सारा कुछ डिस्कशन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट नोट कर ले, दोनों एग्जाम्पल, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये मेरा 11:30 बजे से क्लास भी है। नोट कर लिया सब लोग? यस सर, हो गया। चलो नोट कर लिया तो मीटिंग इन कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।
क्लास का शेड्यूल देख लेना भी, बाकी लोग जो आज पहला क्लास कर रहे थे वो लोग अपना शेड्यूल देख लेना।